हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। चलिए हम लोग घटना चक्र आर जो एग्ज़ाम होना है उसके लिए प्रीवियस ईयर में जो भी एमसीक्यू पूछे गए हैं उन्हें डिस्कस कर रहे हैं। अभी हम लोग साइंस के एमसीक्यू देख रहे हैं। एक पार्ट हमने साइंस के एमसीक्यू का ऑलरेडी पब्लिक किया है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसे देख लीजिए। आज ये दूसरा पार्ट है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या कुछ खास पॉइंट्स हैं जो हमारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके रखिए। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं आपसे। कह रहे हैं कि ध्वनि की प्रबलता निम्नलिखित में से मापी जाती है, अर्थात ध्वनि की प्रबलता को हम किस में मापते हैं ये बताना है। आवृत्ति, आयाम, वेग या फिर तरंग दैर्ध्य। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको चूज करना है। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा बी वाला, अर्थात आयाम। तो ध्वनि की प्रबलता अथवा मृदुता जो है वो मूलतः इसके आयाम से ही ज्ञात की जाती है। वास्तव में ध्वनि की जो प्रबलता है वो कानों की संवेदनशीलता की एक तरह से माप है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते, इसका क्या कारण है। ऑप्शंस देखें कि चंद्रमा पर उनके काम मतलब कि कान जो है वो काम करना बंद कर देते हैं, तो ये बात तो बेकार सी है ना। कह रहे हैं कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, यही बात ठीक भी है। कह रहे हैं चंद्रमा पर भी विशेष नहीं, ये बात भी नहीं होगा। मंद गति से चलती है, ऐसा भी नहीं है। तो देखिए बी वाला सही हो जाएगा कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। यही कारण है कि जो अंतरिक्ष यात्री हैं वो एक दूसरे से बात नहीं कर सकते, एक दूसरे की बात को नहीं सुन सकते हैं। चलिए अगले पॉइंट की बात करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि ये पीडीएफ आपको मिल जाए तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि टेलीविजन ग्राही के दूरस्थ नियंत्रण में किस प्रकार की वैद्युत चुंबकीय विकिरण प्रयोग में लाई जाती है। ऑप्शंस दृश्य तरंगे या फिर पराबैंगनी किरणें या फिर अवरक्त या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा। तो टेलीविजन ग्राही के दूरस्थ नियंत्रण में आप देखिए इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा अपना ऑप्शन सी वाला, यानी कि अवरक्त जो किरणें हैं वो प्रयोग में लाई जाती हैं, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। सामान्यतः टेलीविजन के रिमोट कंट्रोल में प्रयुक्त विद्युत चुंबकीय तरंगे अवरक्त किरणें होती हैं। उल्लेखनीय है कि रिमोट कंट्रोल केवल टेलीविजन को ऑन एवं ऑफ करने में ही नहीं बल्कि चैनल को बदलने, आवाज की तीव्रता व चित्र की गुणवत्ता आदि को भी नियंत्रित करने में प्रयुक्त होता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। कह रहे हैं कि टेलीविजन प्रसारणों में श्रव्य संकेतों को प्रेषित करने के लिए प्रयुक्त जो तकनीक है उसको क्या कहते हैं। ऑप्शंस क्या है। आयाम आरोपण, स्पंद संकेत आरोपण, आवृत्ति आरोपण या फिर समय विस्तार गुणन। तो इसका जो सही उत्तर है वो सी वाला हो जाएगा, यानी कि आवृत्ति आरोपण। तो एनालॉग टेलीविजन प्रसारण में वीडियो संकेतों को प्रेषित करने की जो तकनीक है यानी कि जो टेक्निक है वो आयाम मॉडुलन, जबकि श्रव्य संकेतों को प्रेषित करने की जो टेक्निक है वो क्या है, आवृत्ति मॉडुलन। अगले क्वेश्चन को देखिए। कह रहे हैं कि एक सितार में किस प्रकार की ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती हैं। और ये देखिए आरओ जो प्रीलिम्स हुआ था 2021 में उसमें पूछा गया है। ऑप्शंस देखिए, प्रगामी और अनुदैर्ध्य, दूसरा प्रगामी एवं अनुप्रस्थ, तीसरा अप्रगामी एवं अनुदैर्ध्य और चौथा है अप्रगामी एवं अनुप्रस्थ। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी वाला, यानी कि एक सितार में, सितार वो एक वाद्य यंत्र होता है, उसकी बात हो रही है कि एक सितार में अप्रगामी एवं अनुप्रस्थ प्रकार की ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती हैं। ऑप्शन डी वाला। विद्युत धारा के क्वेश्चंस देखेंगे। कह रहे हैं कि प्रत्यावर्ती विद्युत धारा को दिष्ट विद्युत धारा में परिवर्तित किया जाता है। और ये क्वेश्चन कई बार हमारे एग्जाम्स में पूछा गया है। ऑप्शंस देखें, डायनेमो द्वारा, मोटर द्वारा, ट्रांसफार्मर द्वारा या फिर रेक्टिफायर द्वारा। तो इसका जो उत्तर है वो डी वाला हो जाएगा, ठीक है, यानी कि रेक्टिफायर के द्वारा। तो आप देखिए कि जो रेक्टिफायर है वह एक वैद्युत युक्ति यानी एक तरह का एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। यह प्रत्यावर्ती धारा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एसी यानी कि अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट इसको कहा जाता है। तो एसी को ये किस में कन्वर्ट करता है, डीसी यानी कि डायरेक्ट करंट में। तो आप इसी तरह से याद रख सकते हैं कि जो रेक्टिफायर है वो एसी को डीसी में जो है कन्वर्ट करने का काम करता है। अगला क्वेश्चन देखिए।
कह रहे हैं कि दो एक जैसे बल्ब को किस प्रकार जोड़ा जाए कि वो अधिक रोशनी प्रदान करें। ऑप्शंस देखें, दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए या फिर दोनों को समांतर क्रम में जोड़ा जाए। और आपसे कह रहे हैं कि सही उत्तर का चुनाव करिए, 1, 2 या फिर दोनों को ही जोड़ने पर, मतलब कुल मिलाकर के वही घिसा पिटा सा अपना जो रहता है ऑप्शन वही दिया हुआ है। इसका हम लोग डायरेक्ट उत्तर देखेंगे। यदि आप देखिए कि एक जैसे दो बल्ब हैं तो उन्हें समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो जो बल्ब है ना वो अधिक प्रकाश देंगे, यानी ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, और अगला जो क्वेश्चन है कह रहे हैं कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित जो युक्ति है वो कौन सी है। ऑप्शंस देखें, धारामापी, विभवमापी, डायनेमो या फिर विद्युत मोटर। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा अपना ऑप्शन सी वाला, अर्थात डायनेमो। ठीक है, ऑप्शन सी। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित जो युक्ति है वो डायनेमो है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए कि डायनेमो और विद्युत मोटर विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित युक्तियां हैं। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, जबकि जो विद्युत मोटर है वह विद्युत मोटर को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं कि कौन किसको किस में परिवर्तित करता है। तो देख लीजिए, जो डायनेमो है वह यांत्रिक ऊर्जा को, तो डायनेमो एक प्रकार का यंत्र है तो उसमें यांत्रिक ऊर्जा ही निकलेगी, यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में यानी कि जो विद्युत है उसमें परिवर्तित करेगा, जबकि जो हमारा विद्युत मोटर है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए, चालकता से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। कह रहे हैं कि एक कथन है, एक कारण है और आपको फिर सही उत्तर का चुनाव करना है। कथन क्या है कि तड़ित चालकों को बनाने में लोहे की छड़ों की जो अपेक्षा में तांबे की छड़ों को वरीयता दी जाती है, यानी कि तांबे के छड़ को ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। दूसरा, लोहे की तुलना में तांबा विद्युत का अधिक सुचालक है और वायुमंडलीय परिस्थितियों में सरलता से आक्षेपित नहीं होता है। बताना है सही उत्तर। तो देखिए दोनों ही बातें सही हैं, कथन भी ठीक है, कारण भी सही है और व्याख्या भी कर ही रहा है। ठीक है, तो तड़ित चालक एक धातु की चालक छड़ होती है जिसे ऊंचे भवनों की आकाशीय विद्युत से रक्षा के लिए लगाया जाता है, यानी कि भवनों के ऊपर लगाया जाता है ताकि जो बिजली कड़कती है ना, बिजली गिरती है, उससे भवन की रक्षा की जा सके। ये आकाशीय विद्युत आवेश से प्राप्त आवेश को सीधे पृथ्वी में भेज देते हैं और इस प्रकार इमारत जो है ना वो नष्ट होने से बच जाती है। तड़ित चालकों को बनाने में लोहे की अपेक्षा तांबे की बनी जो छड़ है उसको वरीयता दी जाती है। इसके पीछे का रीज़न यही है कि जो तांबा है वो लोहे की तुलना में अधिक सुचालक है, साथ में वायुमंडलीय परिस्थितियों में सरलता से आक्सीकृत नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन ट्रांजिस्टर का एक महत्वपूर्ण भाग है। ऑप्शंस देखें, आर्सेनिक, जर्मेनियम, ऑस्मियम या फिर रेडियम। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बी वाला, यानी कि जर्मेनियम। तो जर्मेनियम और सिलिकॉन जो है ये ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका जो उपयोग है ना वो सेमीकंडक्टर्स की तरह किया जाता है, उस किसमें, जो हमारा ट्रांजिस्टर्स है उसमें। ठीक है, और इनकी विद्युत चालकता भी मतलब कि सामान्य ताप पर चालक और विद्युत रोधी पदार्थों के मध्य ही होती है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, जर्मेनियम। अगला क्वेश्चन देखें, नाभिकीय भौतिकी से क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहे हैं कि सूर्य से उत्पन्न ऊर्जा का सोर्स क्या है। ऑप्शंस देखें, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, प्रकाश विद्युत प्रभाव या फिर शेरेनकोव प्रभाव। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा बी वाला, यानी कि नाभिकीय संलयन। ठीक है, तो सूर्य से उत्पन्न ऊर्जा का जो स्रोत है वो नाभिकीय संलयन हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला। अगले क्वेश्चन को देखिए, ओहो छोटा होता जा रहा है। इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिए कि नाभिकीय संलयन प्रक्रिया में परमाणु के नाभिक आपस में संलयित होते हैं। ये अत्यधिक गर्म परिस्थितियों में ही होता है। अन्य तारों की तरह सूर्य भी नाभिकीय संलयन प्रक्रिया के द्वारा ऊष्मा और प्रकाश को उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया में हाइड्रोजन का नाभिक संलयित होकर हीलियम का निर्माण करता है। अगले क्वेश्चन को देखिए, कह रहे हैं कि रेडियोधर्मिता के संदर्भ में आपको निम्नलिखित कथनों में से बताना है कौन सा सही है। ऑप्शन क्या है कि रेडियोधर्मिता एक नाभिकीय गुण है। दूसरा क्या कह रहे हैं, नाभिकीय विखंडन के सिद्धांतों पर हाइड्रोजन बम बनाया जाता है। तो चलिए इसका देख लीजिए क्या होगा सही। कूट पहले देखिए, केवल एक सही है, केवल दो या तो फिर एक और दो दोनों, या फिर सभी गलत हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, इसका जो सही उत्तर है वो केवल एक वाला हो जाएगा, अर्थात जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि रेडियोधर्मिता एक नाभिकीय गुण है, ये सही है। अब देखिए कह रहे हैं कि हाइड्रोजन जो बम है
मतलब नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम बनाया जाता है, तो ऐसा नहीं है, नाभिकीय विखंडन नहीं होगा, नाभिकीय संलयन होगा। क्या होगा? नाभिकीय संलयन। तो जो हाइड्रोजन बम है वो नाभिकीय संलयन पर बनाया जाता है। चलिए आगे देखेंगे। और ये देखिए आरओ मेंस 2016 में पूछा गया था। कह रहे हैं कि कल्पक्कम प्रसिद्ध है किसके लिए, ये आपको बताना है। ऑप्शंस: परमाणु शक्ति संयंत्र के कारण, या फिर रक्षा प्रयोगशाला के लिए, या रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र के लिए, या अंतरिक्ष केंद्र के लिए। तो कल्पक्कम आप देखिए परमाणु संयंत्र के लिए जाना जाता है। कहाँ पे है? तमिलनाडु में। ठीक है, कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में कल्पक्कम जो है वो 1971 के आसपास जो है बनाया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। कह रहे हैं कि नाभिकीय संलयन रिएक्टरों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला क्या है? नाभिकीय संलयन रिएक्टर की बात हो रही है कि वे भारी नाभिकों के विखंडन के सिद्धांत पर काम करते हैं। और दूसरा, साधारणतः उनकी टोकामोक डिज़ाइन होती है। और तीसरा कि वे बहुत अधिक तापक्रम पर काम करते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शंस देखिए, केवल 1 3 सही है, केवल 1 2 सही है, या केवल 2 3, या फिर सभी के सभी सही हैं। तो अब देखिए इसका जो उत्तर है वो ऑप्शन सी वाला हो जाएगा, यानी कि दूसरा और तीसरा सही है, पहला वाला गलत है। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए कि जो नाभिकीय संलयन है यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन, इसमें 2 हल्के नाभिक आपस में मिलकर के एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। इस वजह से पहला वाला जो है वो तो ठीक नहीं था, पहला वाला जो स्टेटमेंट था। दूसरा क्या करें? नाभिकीय संलयन अभिक्रियाओं को ताप नाभिकीय अभिक्रियाएं यानी कि थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शंस कहा जाता है, क्योंकि ये अभिक्रियाएं बहुत ऊंचे टेम्परेचर पर होती हैं। साधारणतः नाभिकीय संलयन रिएक्टरों की टोकामोक डिज़ाइन होती है। तो टोकामोक एक मशीन होता है। आप देखें कि कृत्रिम सूर्य चाइना के द्वारा बनाया गया था, वो यही मशीन थी। चलिए आगे देखेंगे। कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी से कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है? कंप्यूटर के पिता किन्हें माना जाता है? तो बहुत घिसा पिटा सा क्वेश्चन है, चार्ल्स बेबेज को मानते हैं। 1837 में सर्वप्रथम चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर की अवधारणा को जो है मूर्त रूप प्रदान किया। श्री बेबेज के द्वारा प्रोग्राम योग्य निर्मित अपनी यांत्रिक जो मशीन थी उसे नाम क्या दिया गया है? द एनालिटिकल इंजन। उन्हें कंप्यूटर के पिता या जनक के रूप में जाना जाता है। चलिए आगे देखें, माउस क्या है? ऑप्शंस देखें, मेमोरी, सीपीयू, इनपुट डिवाइस, या फिर आउटपुट डिवाइस। तो इसका जो उत्तर है वो आपको बताना है कि क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी वाला, यानी कि इनपुट डिवाइस। देखिए इस बार जो अपर प्रीलिम्स हुआ है ना, उसमें भी पूछा गया था इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। नहीं अगर पता है तो ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि पहले पीसीएस तो नहीं पूछता था, लेकिन अब पीसीएस ने भी 3-4 क्वेश्चन कंप्यूटर से भले ही मतलब एकदम नॉर्मल क्वेश्चन ही पूछना स्टार्ट किया, लेकिन पूछने लगा है। और हालांकि आरओ तो पहले से ही पूछता आ रहा है। कुछ वो लोग मतलब कि जो फुल फॉर्म होता है वो भी पूछते हैं आरओ वाले, तो उसको भी देख लीजिएगा। मैंने ये नोटिस किया है कि लूसेंट में, जो लूसेंट की बुक है उसमें पीछे ना सबसे लास्ट वाले पेज में संक्षेप में नाम करके दिया हुआ है। तो लगभग इन लोगों ने जो भी क्वेश्चंस पूछे हुए हैं फुल फॉर्म के, वहीं से पूछे हुए हैं। तो आप लोग अगर चाहें तो उसको देख सकते हैं, या मैं खुद भी एक वीडियो बना दूँगी उसका, अगर आप लोग कहिएगा तो। नहीं कहिएगा तो नहीं बनाएंगे, क्योंकि बहुत परिश्रम करना पड़ता है। चलिए आगे देखिए। कह रहे हैं कंप्यूटर में प्रयुक्त माउस की बॉडी लगभग 40 वर्ष पूर्व बनाई गई थी। उस टाइम ये किसका बनाया गया था? एल्यूमिनियम का, प्लास्टिक का, इस्पात का, या फिर लकड़ी का? तो स्टार्टिंग में जो है लकड़ी का ही बना था, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। किसके द्वारा बनाया गया था ये सब एक्सप्लेनेशन में देखिए। एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे जिनका नाम क्या था? डग एंजलबर्ट। इन्हीं के द्वारा 1968 में पहली बार कंप्यूटर यानी माउस को दुनिया के सामने पेश किया गया था। पहली बार जब दुनिया ने इस मानव निर्मित माउस को देखा तो वो एक बड़ा बेडौल सा लकड़ी का डब्बा था। उसमें सिर्फ एक बटन था और उसकी मदद से कंप्यूटर से जुड़ी तमाम अहम चीज़ें बड़ी आसानी से एक ही जगह से नियंत्रित हो रही थी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 लाइफ आई के संबंध में क्वेश्चन पूछ रहा है। जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तब ये ना करंट अफेयर का मामला था, तो उसी से जोड़कर ये क्वेश्चन बना है। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि लाइफ आई के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि रॉन्ग बताना है। पहला देखिए, लाइफ आई का विस्तृत रूप कह रहे हैं कि लाइट फिडेलिटी यानी कि प्रकाश तद्रूपता है। दूसरा कह रहे हैं कि भारत में लाइफ आई का जो सफल परीक्षण है वो 29 जनवरी 2018 को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने किया था। तीसरा कह रहे हैं कि लाइफ आई के द्वारा 10 GB पर सेकेंड डाटा को 1 किलोमीटर की परिधि में भेजा जा सकता है। और चौथा है कि इसका क्रियान्वयन
ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के द्वारा किया जाता है। तो देखिए इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, इसमें ये वाला भी सही है, मतलब कि सी वाला नहीं, इसमें आप देखिए एक तो बी वाला ठीक है, दूसरा डी वाला ठीक है, और लेकिन आपको केवल एक ही ठीक बताना था। तो इसका ना बाद में जो उत्तर है वो आंसर की में बी और डी दोनों ही माना गया था। यानी कि लाइफ आई के संबंध में दूसरा वाला स्टेटमेंट भी सही है कि भारत के द्वारा इसका परीक्षण 29 जनवरी 2018 को किया गया था सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा, और डी भी सही है कि इसका क्रियान्वयन ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के द्वारा किया जाता है। अगला देखिए कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग ये कहाँ पे स्थित है, अहमदाबाद, देहरादून, श्रीहरिकोटा या फिर यहाँ इन सब में कहीं नहीं। तो आप ये देखिए इसका जो सही उत्तर है वो बी वाला हो जाएगा, यानी कि देहरादून में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW एक हाइपर मीडिया सिस्टम है क्योंकि या ऑप्शंस क्या है कि हाइपर फास्ट है, दूसरा कह रहे हैं दूसरे कंप्यूटर संसाधनों को जोड़ता है, तीसरा कह रहे हैं कि वीडियो सामग्री को केवल प्राप्त करने में प्रयोग किया जा सकता है, चौथा एक उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बी वाला ठीक हो जाएगा कि दूसरे कंप्यूटर संसाधनों को जोड़ता है। ठीक है, तो जो वर्ल्ड वाइड वेब है इसको देख लीजिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखें, कह रहे हैं कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया गया, पहला माइक्रोसॉफ्ट द्वारा, IBM के द्वारा, AT&T के द्वारा या फिर HP के द्वारा। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा, यानी कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा मतलब विकसित किया गया था, और ये 1990 में ही निर्गत की गई एक श्रृंखला थी। आगे चल करके आप देखें कि 2012 में इसको जारी किया गया था। चलिए आगे देखिए, कह रहे हैं कंप्यूटर में स्मृति के प्रकार हैं, ऑप्शंस क्या हैं, सेमीकंडक्टर, मैग्नेटिक, सर्वर या फिर ऑप्टिकल। और आगे कह रहे हैं कि नीचे जो कोड दिया गया है ना उसमें आपको उत्तर का चयन करना है, 1 2 सही है, 2 3 सही है, 1 2 4 या फिर सभी सही हैं। तो इसका उत्तर देखिए क्या है कि 1 2 और 4 सही है। ठीक है, यानी कि सी वाला ठीक है। चलिए आगे देखिए, कह रहे हैं कि WLL इसका अर्थ क्या है, ऑप्शंस क्या हैं कि विदाउट लीवर लाइन या विद इन लोकल लाइन, वायरलेस इन लोकल लूप या फिर वायरलेस इन लॉन्ग लाइन। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला, यानी कि वायरलेस इन लोकल लूप। चलिए आगे देखिए, कह रहे हैं कंप्यूटर में शब्द की लंबाई किस में मापी जाती है, ऑप्शंस क्या हैं, बिट, बाइट, मिलीमीटर या फिर मीटर। तो मिलीमीटर और मीटर तो नहीं होगा, इन्हीं बिट और बाइट में ही कुछ होगा। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, ए वाला। और सबसे छोटी जो इकाई है ना कंप्यूटर की वो यही बिट ही मानी जाती है। ठीक है, 8 बिट बराबर 1 बाइट होता है। अभी इसको हम आगे देखेंगे क्योंकि ये वाला क्वेश्चन इस तरह से ना पूछा गया था 2021 में, जो क्वेश्चन आया था उसमें प्रीलिम्स में। ये वाला देखिए, ये 2021 प्रीलिम्स का ही है। कह रहे हैं कि कौन सा सही नहीं है, ऑप्शन देखें कि 1 बाइट बराबर 8 बिट, या फिर दूसरा कह रहे हैं कि 1 किलोबाइट बराबर 1000 बाइट्स, या फिर तीसरे में कह रहे हैं कि 1 गीगाबाइट बराबर 1024 किलोबाइट, और चौथा क्या है 1 टेराबाइट बराबर 1024 गीगाबाइट। तो इसका जो सही उत्तर है आप देखिए कि पहला वाला ही रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि ये जो 8 बिट होता है ना, 8 बिट बराबर होता है 1 बाइट। ठीक है, तो ये वाला रॉन्ग है, पहला वाला ही रॉन्ग है, बाकी सब ठीक है। चलिए इसको देख ही लेते हैं। तो देखिए 8 बिट बराबर क्या होता है, 1 बाइट होता है। फिर आप देखिए 1024 बाइट बराबर 1 किलोबाइट अर्थात 1 KB होता है। फिर 1024 KB बराबर 1 MB अर्थात 1 मेगाबाइट होता है। उसके आगे देखें कि 1024 मेगाबाइट बराबर हो जाता है कितना, तो MB के बाद क्या आता है, GB। ठीक है, तो इस तरह से इसको आगे का सॉल्व करते हैं। चलिए आगे देखेंगे, फिर आपसे कह रहे हैं कि लैन का तात्पर्य क्या है, यानी कि LAN इसका तात्पर्य बताना है। ऑप्शंस क्या है, लार्ज एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, लॉजिकल एरिया नेटवर्क या फिर इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर क्या हो जाएगा, इसका जो उत्तर है वो हो जाएगा अपना ऑप्शन बी वाला, अर्थात लोकल एरिया नेटवर्क। चलिए आगे देखें, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है। पहला क्या है कि ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल को संदर्भित करता है। दूसरा WWW ये वर्ल्ड वाइड वेब को संदर्भित करता है। फिर कह रहे हैं CPU, ये जो CPU है ना ये भी पूछा गया था आरओ प्रीलिम्स में, क्या है CPU कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट को संदर्भित करता है। डी कह रहे हैं कि ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को संदर्भित करता है। तो इसका जो सही उत्तर है क्या हो जाएगा, यही सी वाला ही रॉन्ग है,
देखिए कितनी बेसिक सी जो है यहाँ पे गलती की गई है और इसी वजह से ना फिर हो सकता है हमसे गलत बन जाए। क्यों? क्योंकि CPU को देखिए इन्होंने कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट लिखा है, जबकि होता क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। चलिए आगे देखिए, निम्न में से कौन कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है, ये आपको बताना है। ऑप्शन देखें, प्रिंटर, कंपाइलर, माउस या फिर कीबोर्ड। तो आपको उत्तर दिख ही रहा है, कंपाइलर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि ऐसी युक्ति जो आंकड़ों को आवेगों में परिवर्तित करती है तथा उन्हें टर्मिनल से कंप्यूटर को और कंप्यूटर से टर्मिनल को टेलीफोन लाइन पर संप्रेषित करती है, वो क्या है? पहला, चुंबकीय डिस्क, माइक्रो कंप्यूटर, CD-ROM या फिर मॉडेम। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी वाला, अर्थात मॉडेम। ठीक है, चलिए आगे देखिए। और हाँ, इसकी PDF के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करके रखिए, वहाँ से डाउनलोड करके एक दो बार खुद भी पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि मॉडेम एक हार्डवेयर युक्ति है जो जोड़ती है, किसको किससे जोड़ती है? CPU को CRT से, प्रिंटर और मुख्य स्मृति को, टेलीफोन लाइन और कंप्यूटर, या फिर इनपुट और आउटपुट युक्तियों को। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा? सी वाला हो जाएगा, यानी कि टेलीफोन लाइन और कंप्यूटर को जोड़ने की युक्ति है मॉडेम। चलिए आगे देखिए, कह रहे हैं कि रोम जो है वो मेमोरी है कैसी? तो उसको, इसका तो फुल फॉर्म ही होता है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी। तो जाहिर सी बात है कि पढ़ने के लिए की बात आएगी, यानी कि केवल पढ़ने के लिए ऑप्शन ए जो है वो ठीक हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, कह रहे हैं कंप्यूटर शब्दावली में USB का पूर्ण रूप क्या है? फुल फॉर्म बताना है। यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सेट बस, यूनिफाइड सीरियल बस या फिर अनडिफाइंड सीरियल बस। तो क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल सीरियल बस, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखिए, सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली जिसे उपयोगकर्ता के ईमेल का पता ज्ञात करने के लिए प्रयोग करते हैं वो क्या है? लॉगिन, पासवर्ड, फिंगर या फिर आर्ची। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा सी वाला, अर्थात फिंगर। ठीक है, आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहे हैं डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पे काम करता है? गणना, मापन, विद्युत या फिर लॉजिकल सिद्धांत। क्या हो जाएगा? तो जो डिजिटल कंप्यूटर है वो आप देखिए कि लॉजिकल जो मेथड है ना उस पर काम करता है। अगला क्वेश्चन देखें, कह रहे हैं कि IRC का तात्पर्य क्या है? इंटरनेट रियल टाइम कम्युनिकेशन या फिर इंटरनेट रिले चैट, इंटरनेट रियल टाइम चैट या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अब देखिए कंप्यूटर में ना फुल फॉर्म खूब पूछे गए हैं, तो उत्तर क्या होगा इसका? इसका हो जाएगा अपना ऑप्शन बी वाला, यानी कि इंटरनेट रिले चैट। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और ये क्या है? यहाँ पे बता दिया गया है कि यह एक पाठ्य आधारित चैट प्रणाली है जो दुनिया भर के करोड़ों लोगों को वास्तविक समय में बातचीत करने की सुविधा देती है। ये वास्तविक समय पर इंटरनेट पाठ्य संदेश यानी चैट या सिंक्रोनस कॉन्फ्रेंसिंग का एक रूप है। नेक्स्ट देखिए, कंप्यूटर अपनी जो शक्ति है वो कहाँ से प्राप्त करता है? ऑप्शंस, अपनी गति से, शुद्धता से, स्मृति से या फिर सभी से। तो जाहिर सी बात है कि उपरोक्त सभी से, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए कि ईरान के कंप्यूटरों में पकड़ा गया स्टक्स नेटवर्म यानी कि कृमि, ये क्या है? इंटरनेट कार्य को गति प्रदान करने वाला एक हार्डवेयर। दूसरा, नाभिकीय सेंट्रीफ्यूजों को नष्ट करने का एक द्वेषपूर्ण प्रोग्राम। तीसरा क्या है? हैकिंग को अप्रभावी बनाने का सॉफ्टवेयर या फिर BPO का कार्य करने की एक विधि। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा? तो ये उस टाइम का करंट अफेयर का क्वेश्चन था, बी हो जाएगा कि नाभिकीय सेंट्रीफ्यूजों को नष्ट करने का एक दोषपूर्ण प्रोग्राम था ये। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि लिखित प्रोग्राम जिसके कारण कंप्यूटर वांछित तरीके से कार्य करते हैं ये क्या कहलाता है? कोडस, इंस्ट्रक्शंस, सॉफ्टवेयर या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा, यानी कि सॉफ्टवेयर। तो देख लीजिए, कंप्यूटरों को कार्य करने के लिए प्रोग्राम की आवश्यकता होती है। लिखित प्रोग्राम जिसके कारण कंप्यूटर वांछित तरीके से काम करते हैं सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। अगला देखिए, कह रहे हैं कि विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन मतलब 2 दिसंबर, 5 जुलाई, 14 नवंबर या फिर 3 नवंबर को। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मतलब कि ए वाला, अर्थात 2 दिसंबर को। ठीक है, तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो है 2 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए, ये रही आज की अपनी वीडियो। आई होप आपको वीडियो में जो भी बताया गया है वो चीज़ें समझ आई हैं। वीडियो समझ आई है, वीडियो में बताए गए पॉइंट्स ठीक हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ वीडियो अच्छा है, लाइक वाइक कर सकते हैं। चलिए फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार एंड जय हिंद।